कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए हम लोग आज बात करेंगे आर्थिक सुधार और वैश्वीकरण के अंतिम क्लास की। 2 क्लास हो चुके हैं, इसके तीसरे क्लास हैं, इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री होगा। कुछ जो भी कैंडिडेट्स कल के टेस्ट लाइव टेस्ट में पार्टिसिपेट किए थे उन्होंने काफ़ी अच्छा आंसर दिया था। कहीं कहीं वो गड़बड़ाए। अगर आप वीडियो देख लेंगे और वीडियो देख करके उसको एक बार शॉर्ट में प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो गड़बड़ाने का एक भी प्रश्न चांस ही नहीं है, है ना। और जो भी मैं प्रश्न दे रहा हूँ और उससे सीधा सीधा आ जाएगा, नहीं भी आएगा तो आप बना लीजिएगा, इतना भरोसा रखिए, है ना। क्योंकि हर संभावित प्रश्न को मैं दे रहा हूँ जो इस बार आने की संभावना अत्यधिक है। क्लियर। इसलिए टेस्ट को जब भी मैं ओपन करता हूँ पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिए और रेगुलर टेस्ट देने के लिए मेंबरशिप को ज्वाइन कर लीजिए। और जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आर्थिक सुधार के अंतर्गत जितने अभी तक हो चुके हैं उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आज जो हम लोग करेंगे भुगतान संतुलन और व्यापार पर क्या आर्थिक सुधारों का प्रभाव पड़ा है, पहले कैसा था आज कैसा है, विदेशी विनिमय यानी कि फॉरेन करेंसी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भुगतान संतुलन पर। भुगतान संतुलन की अगर बात की जाए तो एक खाता होता है प्रत्येक देश का, है ना। क्योंकि कोई भी देश आइसोलेट तो है नहीं, बाकी देशों के साथ उसके व्यापारिक रिश्ते तो होते ही हैं। तो जो व्यापार में लेन और देन होता है तो उसमें आपके पक्ष में ज़्यादा प्लस पॉइंट रहा। जैसे आप 2 ही व्यक्ति का ले लीजिए कि आप किसी और व्यक्ति के साथ बिजनेस करते हैं तो आप ज़्यादा उसको बेचते हैं या वो आपको ज़्यादा बेचता है। अगर आप ज़्यादा बेचते हैं तो भुगतान संतुलन जो है आपके पक्ष में है। अगर आप कम बेचते हैं उसको और ज़्यादा उससे खरीदते हैं तो भुगतान संतुलन आपका विपरीत है। दूसरी बात, इसके बारे में हम लोग डिटेल थोड़ा मुख्य परीक्षा में पढ़ेंगे। एक एग्जाम्पल से अगर अपर लेवल का एग्जाम्पल को देखा जाए, चीन से भारत जहां आयात 70 से 75 अरब डॉलर तक के वस्तुओं का कर लेता है, वहीं निर्यात 15-20 अरब डॉलर का ही कर पाता है। एक्यूरेट डाटा नहीं मैं बता रहा हूं फिलहाल, बस उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूं, इसी के आसपास है। तो हमने जितना आयात किया उसमें निर्यात को घटा दीजिए तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट मिल जाएगा। ओके। तो यहाँ पर 2 तरह का खाता होता है, ध्यान रखिएगा, एक जमा, दूसरा नाम, डेबिट क्रेडिट। यहाँ डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, ये मुख्य परीक्षा का चीज़ है। यहाँ पर देखिए जितना भी आपको मिल रहा अलग अलग सोर्स से, प्राप्ति लिखा है मैंने, ओके। इसमें आय भी शामिल होगा, इसमें ऋण भी शामिल होगा। कुछ भी मिल रहा है सब क्रेडिट वाले सेक्शन में चला जाता है। और जितना भी आप भुगतान कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, सारा का सारा डेबिट वाले सेक्शन में चला जाता है। इसको क्लियर रखिएगा। मान लीजिए हम निर्यात करके कुछ इनकम करते हैं तो किस में जाएगा, सोचिए, इसमें जाएगा या इसमें जाएगा, तो जमा में जाएगा। ओके। और अगर हम आयात कर रहे हैं और विदेशी मुद्रा का भुगतान कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा तो पैसा हमारे हाथ से निकल जा रहा है तो किसी के नाम उस पैसे को कर दे रहे हैं, किसी और देश के नाम, तो यहाँ पर चला जाएगा। तो यही होता है। फिर इसमें क्या क्या शामिल होता है उसका थोड़ा सा स्टडी हम लोग कर लेंगे नाम और जमा में। अब भुगतान संतुलन से संबंधित जब खाता बनता है तो वहाँ पर 2 तरह के होते हैं क्लियर खाते, एक चालू खाता और दूसरा पूंजी खाता। एक चालू खाता होता है और दूसरा पूंजी खाता होता है। चालू खाता में लेन देन भी होता है और इसमें भी लेन देन का ही मामला होता है। चालू खाता में कौन सा लेन देन होता है उसको देख लीजिए। दृश्य वस्तु का, वस्तु 2 तरह का होता है, दृश्य और अदृश्य।
और एक पक्षीय हस्तांतरण, ये 3 चीज शामिल होता है। यानी कि यूनिलैटरल ट्रांसफर, ये हुआ एक पक्षीय। अदृश्य का है सर्विस सेक्टर, सीधा सीधा समझ लीजिए, ज़्यादा अभी टेंशन नहीं लेना है। दृश्य में जो भी दिखता है आपको टच कर सकते हैं, कोई भी वस्तु का आयात निर्यात अगर आप कर रहे हैं जिसको आप टच कर सकते हैं, चाहे कृषि उत्पाद हो, विनिर्माण उत्पाद हो, सारे के सारे दृश्य में चले जाएंगे। अदृश्य में वे आएंगे जिससे आप टच नहीं कर सकते हैं, जैसे मेडिकल सर्विस या एजुकेशन सर्विस या टेक्निकल सपोर्ट, स्पेशलिस्ट सपोर्ट, ठीक है। इस सारा का सारा दृश्य में आएगा और बाकी आएगा आपका दृश्य में। तो दोनों का अलग अलग पहले काउंट होता है कि आपने कितना निर्यात किया, कितना आयात किया, फिर बैलेंस निकाला जाता है, तो दृश्य का निकाला जाएगा। फिर अदृश्य का एक पक्षीय हस्तांतरण जो होता है एक तरफ का होता है, यानी कि ये लौटता नहीं है ना। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी और देश से अनुदान मिला भारत को, या भारत ने किसी देश को अनुदान दिया, तो उसका बैलेंस निकाला जाता है। इसीलिए एक पक्षीय कहा जाता है, एक ओर से दिया जा रहा है ना, इसलिए इसका नाम है एक पक्षीय। वापस नहीं आता है किसी भी रूप में, इसके बदले कोई मूल्य नहीं लिया जाता है, इसीलिए इसको यूनिलैटरल ट्रांसफर कहते हैं। ये तीनों का जो भी बैलेंस आएगा ये चालू खाता में होगा। पूंजी खाता में देखिए क्या होता है, इससे ऋण से संबंधित होता है। तो इसमें 2 चीज आता है, एक दीर्घकालीन ऋण, अल्पकालीन ऋण। भुगतान संतुलन के खाते की तैयारी करने के दौरान अल्पकालीन ऋण उन्हें कहा जाता है जो 1 साल से कम समय के लिए लिया जाता है। भारत के भुगतान संतुलन जो है बहुत ही खराब सिचुएशन में 1991 में पहुंच चुका था, इसीलिए इसको मैनेज करना जरूरी था, ठीक है। इसीलिए कई सुधार किए गए इसके बाद, और जब इसमें सुधार किया गया तो व्यापार पर प्रभाव देखा। क्लियर। तो यहाँ पर एक जो सुधार किया गया, चालू खाते में परिवर्तनीयता, दूसरा पूंजी खाते में परिवर्तनीयता, इसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, ये भी मुख्य परीक्षा का ही मुख्य रूप से चीज है। चालू खाते में परिवर्तनीयता को, ये जो है आपका चालू खाता में घाटा, 3 चीज मैंने बताया था यहाँ पर चालू खाता से रिलेटेड, दृश्य, अदृश्य और एक पक्षीय हस्तांतरण। यहाँ पर से जो चालू खाते में घाटा वगैरह निकाला जाता है, अधिशेष भी आप बोल सकते हैं, लेकिन बोला जाता है घाटा, इसी को कहा जाता है व्यापार घाटा। चालू खाता में घाटा, पूंजी खाता में घाटा। जो चालू खाता में घाटा होता है, दृश्य, अदृश्य, एक पक्षीय हस्तांतरण, इसको कहा जाता है, तीनों मिला के घाटा हुआ या लाभ हुआ तो उसको कहा जाता है व्यापार घाटा, ओके, या व्यापार खाता भी बोल सकते हैं। तो ये हुआ चालू खाता, ठीक है। तो चालू खाते में परिवर्तनीयता, तो देखिए यहाँ पर पहले क्या होता था कि विदेशी मुद्रा यानी कि डॉलर और रुपया के बीच क्या रिलेशन है, $1 बराबर कितना रुपया है। मान लीजिए उस समय $1 बराबर 50 रुपया होगा मार्केट के अनुसार, इंटरनेशनल मार्केट के अनुसार। 2 चीज़ होता था उस समय, एक इंटरनेशनल मार्केट के अनुसार जो अपने आप निर्धारित होता है मूल्य कि $1 के बराबर कितना रुपया, कितना, या फिर दूसरे देश की मुद्रा का क्या वैल्यू होगा, वो अपने आप अभी निर्धारित होता है। लेकिन उस समय की सरकारें, भारत सहित कई अन्य सरकारें भी, ये जो है आप एक तरह से आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से कंट्रोल्ड था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा निर्धारित किया जाता था कि $1 के बदले जो है कितना दिया जाएगा। इससे निर्यातकों और आयातकों को भारी समस्या का कहीं ना कहीं से सामना करना पड़ता था, क्योंकि मार्केट के अनुसार उनको रेट नहीं मिल पाता था $1 के बराबर, जो विदेश व्यापार में संलग्न थे।
तो इसके लिए ज़रूरी था कि चालू खाते में परिवर्तनीयता को लागू कर दिया जाए। सरकार के द्वारा चालू खाते में परिवर्तनीयता को लागू कर दिया गया। मुद्रा की परिवर्तनीय यानी कि रुपया जो है अब बाजार दर पर, जो बाजार द्वारा निर्धारित है, इंटरनेशनल मार्केट द्वारा निर्धारित है कि $1 बराबर इतना होगा, उसी दर पर चेंज होगा व्यापारियों के लिए, है ना। जो पहला है दृश्य अदृश्य और एकपक्षीय हस्तांतरण, इनके मामले में। दूसरा जो था ऋण, जिसमें लिया जाता था, ऋण का हिसाब होता था, भारत ने कितना दिया, भारत ने कितना लिया, तो उससे कहा गया रुपये का पूंजी खाते में परिवर्तनीयता, है ना। सिंपल सा अर्थ था कि एक देश के नागरिक जैसे व्यापार वगैरह कर रहे हैं तो बाजार रेट से रुपया, जो डॉलर रुपया वगैरह चेंज हो रहा, तो यहाँ पर अगर परिसंपत्तियाँ भी खरीदा जा रहा, ऑन किया जा रहा, तो यहाँ पर भी रुपया और डॉलर जो है सरलतापूर्वक चेंजिंग हो सकता था। लेकिन इसकी अनुमति भारत सरकार के द्वारा अभी तक नहीं दी गई है पूंजी खाते में रुपये की परिवर्तनीयता की। इसके अलावा चूँकि रुपये पर, विदेशी मुद्रा पर रिजर्व बैंक का नियंत्रण काफ़ी अधिक था 1991 से पहले, जिसके कारण आयातकों और निर्यातकों को हमेशा विदेशी मुद्रा के लिए रिजर्व बैंक की ओर देखना पड़ता था। इसको दूसरे शब्दों में ऐसे समझिए कि आप अगर किसी सामान को मंगाना चाहते हैं विदेश से, तो आपसे विदेशी मुद्रा डिमांड करेगा, आपका रुपया तो लेगा नहीं, यानी कि डॉलर जो सबसे मजबूत मुद्रा है। तो इसके लिए आपको रिजर्व बैंक जाना पड़ता था, उससे फिर अपने रुपये को डॉलर में बदलना पड़ता था, फिर देना पड़ता था। और निर्यातक अगर डॉलर गेन किया किसी देश से सामान बेच करके, तो डॉलर ले जाकर रिजर्व बैंक में जमा करना पड़ता था, और जो भारत सरकार निर्धारित करती थी कितना रुपया मिलेगा, उतना रुपया फिर लेकर के आता था, तो लॉस होता था, जनरली लॉस ही होता था, है ना। तो पहले जो कानून था, एक था फेरा, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। तो ये जो फेरा लागू किया गया था ही उद्देश्य से कि विदेशी मुद्रा पर पूरी तरह से कंट्रोल, ज़बरदस्त कंट्रोल जो है आरबीआई या भारत सरकार का रहे। तो इसके कारण कहीं ना कहीं से व्यापार प्रभावित होता था। यही कारण था कि जब 1991 का आर्थिक उदारीकरण का दौर आया, आर्थिक सुधार का दौर आया, तो फेरा की जगह फेमा को लागू किया गया, है ना, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो पहले जहाँ था व्यापार और निवेश को कहीं ना कहीं से हतोत्साहित किया जाता था, अभी प्रोत्साहित किया जाने लगा। फेरा का कानून का उल्लंघन अगर आप करते थे तो वास्तव में आप फेरा में पड़ जाते थे, क्योंकि वहाँ आर्थिक दंड, जेल सब कुछ था। साथ ही आपको खुद सिद्ध करना पड़ता था कि आपने गलत नहीं किया है। लेकिन अब क्या प्रावधान है, फेमा में आर्थिक दंड को ही रखा गया है। पहले जितना का आप गड़बड़ी करते थे उसका 5 गुना आर्थिक दंड था, अब 3 गुना कर दिया गया। मामला पूरी तरह से सिविल कर दिया गया, और कैद का जो, कारावास का जो दंड था उसको हटा दिया गया। और भी बहुत सारी सुविधाएं दी गई, जैसे कि प्रवर्तन निदेशालय जो भी संबंधित विभाग है उसी को सिद्ध करना पड़ता था कि यह व्यक्ति आरोपी है। आपको मजबूर नहीं किया जा सकता था कि आप आरोपी नहीं हैं, खुद को सिद्ध कीजिए। विदेश से जाने पर पहले कम अमाउंट मिलता था विदेशी मुद्रा, अब उसमें जो है वृद्धि कर दी गई, काफ़ी छूट दिया गया। प्रतिस्पर्धा को यहाँ बढ़ाना और मैनेजमेंट करना था विदेशी मुद्रा का, है ना। विदेशी मुद्रा पर अंकुश लगाने टाइप का इसमें कंसेप्ट नहीं था फेमा में। तो फेमा जो है एक बहुत ही एक उदार कानून आया उदारीकरण के दौर में विदेशी मुद्रा की दृष्टि से। पहले व्यापार पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखा जाता था। गुड्स कैनलाइज्ड थे। कैनलाइज्ड का अर्थ होता है कि कुछ खास कंपनियों के द्वारा ही कुछ महत्वपूर्ण उत्पादों का, जैसे पेट्रोलियम हुआ, उर्वरक हुआ, आयात निर्यात होती थी, और ये कंपनियां जो थीं सरकारी थीं। ओके, इसके अलावा आयात प्रतिस्थापन पर बल दिया गया था, यानी कि जहां मजबूरी है, जैसे पूंजीगत वस्तु है तो उसका हम लोग आयात करेंगे। तकनीक का भी बहुत सावधानी से, बहुत मुश्किल से आयात होता था। और जहाँ तक उपभोक्ता वस्तुएं हैं, है ना, कोलगेट है, ब्रश है, या फिर इस टाइप का जो भी डेली यूज का चीज़ है, ये सब हम लोग खुद उत्पादन करेंगे। जैसा भी सड़ा गला हो, कुछ हो, हम लोग खुद करेंगे। तो एक कंसेप्ट कहीं ना कहीं से व्यापार को भारी नुकसान पहुंचाया। अंततः आप जानते ही हैं 1991 में IMF के साथ सप्रतिबंधित समझौता करना पड़ा,
और एलपीजी को अपनाना पड़ा। वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण को जिस तरीके से उद्योग के क्षेत्र में आपने देखा 1991 में एक आर्थिक नीति बनी थी, यहाँ पर भी 1991 में ही एक व्यापार नीति बना, जिसका बाद में नाम कर दिया गया आयात निर्यात नीति। वर्तमान में फिर उसका नाम जो है व्यापार नीति है। क्लियर? तो जो ये नीति बना उसमें पहली बार बहुत सारे उदारीकृत व्यवस्थाएं की गई, निजी क्षेत्र को जो है बहुत मौका दिया गया। प्रशुल्क और मात्रात्मक प्रतिबंध, जब भी बाहर से कोई सामान आता था तो 100% से 600% तक जो है आयात शुल्क लगता था, जिसे प्रशुल्क कहते हैं। मात्रात्मक प्रतिबंध था बहुत सारे वस्तुओं पर कि ये जो है 1 महीना में इतना ही मंगा सकते हैं, ये सामान इतना ही मंगा सकते हैं, उसको बोलते हैं मात्रात्मक। मात्रा माने कितना मात्रा में मंगाना है ना। तो मात्रात्मक प्रतिबंध तो WTO का मेंबर बना तो क्लियर ही कर दिया कि मात्रात्मक प्रतिबंध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, है ना। पर शुल्क आप रख लीजिए, धीरे धीरे घटाइए, जो 100 से 600% है उसको धीरे धीरे घटाइए, लेकिन मात्रात्मक प्रतिबंध एट ए टाइम आपको ख़त्म करना है। तो भी लग ही गया कुछ समय, लेकिन आज का जो सिचुएशन है मात्रात्मक प्रतिबंध पूरी तरह से हटा दिया गया। उसके अलावा तरह तरह के पार्क्स बनाए गए। अब जो आयात करने पर बल रोका जाता था कि बाहर से आयात नहीं करना है, सिर्फ निर्यात करना है। तो जब आप किसी से नहीं लीजिएगा सामान तो आपसे वह क्यों लेगा? इसी चीज़ को शायद सरकार द्वारा 91 के बाद समझा गया। तो अब निर्यातकों को प्रोत्साहन दिया गया, न कि आयात पर रोक लगाया गया, प्रतिबंध लगाया गया। चूँकि प्रशुल्क आपको कम कर देना था, मात्रात्मक प्रतिबंध जो है कम कर देना था। अब अगर आप निर्यातकों को तरह तरह से प्रोत्साहन नहीं देंगे, फेरा जैसे कानूनों से बांधे रहेंगे, उनको विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में 10 तरह की दिक्कत होगी, या फिर उनको ज़मीन नहीं मिलेगा, बिजली नहीं मिलेगा, उनको सड़क का सुविधा नहीं होगा, सरकारी नीति उनके अनुसार उनके अनुकूल नहीं होगी, उनके लिए खास व्यापारिक नीति नहीं होगी, तो कैसे प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे वैश्विक बाजार से। इसलिए निर्यातकों को तरह तरह का सुविधा दिया गया 1991 के बाद से ही, जो 2001 के बाद और ज़्यादा सुविधा दिया जाने लगा। और उसके अलावा आप देखते हैं कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना, सॉफ्टवेयर पार्क, हार्डवेयर पार्क वगैरह बना। तो वहाँ पर स्पेशली बहुत सारी सुविधाएं दी जाती थी, और स्पेशली जो इकोनॉमिक जोन में निर्यात के लिए ही सामान को बनाया जाता है। वहाँ पर तरह तरह के छूट होते हैं, श्रमिकों को हड़ताल पर प्रतिबंध होता है, बिजली, ट्रांसपोर्ट, डायरेक्ट जो है पोर्ट से वो जुड़े होते हैं, पोर्ट के आसपास होते हैं। तो ये सब सुविधाएं दी गई। एक जो टॉपिक आपका है वैश्वीकरण, है ना। वैश्वीकरण की शुरुआत भी 1991 में हुई। तो इसके संदर्भ में धीरे धीरे अगले 7-8 वर्षों में धीरे धीरे ये कंसेप्ट बनने लगा कि वैश्वीकरण के बिना अब काम चलने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं से प्रत्येक देश में यह विचार पनपा शीर्ष नेतृत्व में। उसी संदर्भ में उस समय जो थे बिल क्लिंटन 2000 के आसपास में, और वहाँ टोनी ब्लेयर थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। बिल क्लिंटन थे आपके राष्ट्रपति थे USA के। उन्होंने कहा देयर इज नो अल्टरनेटिव, है ना, यानी कि शॉर्ट में कहा गया टीना, ठीक है, TINA, देयर इज नो अल्टरनेटिव, यानी कि इसके बिना आप कोई चारा नहीं है, वैश्वीकरण तो आपको अपनाना ही होगा। यानी कि आपकी अर्थव्यवस्था को आप विश्व की अर्थव्यवस्था से अलग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये तो मुख्य परीक्षा का स्पेशली टॉपिक है। दूसरा, वैश्वीकरण से उदारीकरण, निजीकरण या आर्थिक सुधार अलग नहीं है, उसी का पार्ट है। जो भी आपने पढ़ा वो वैश्वीकरण का नतीजा ही है। चाहे WTO का मेंबर बनना हो, जितने भी आपने सुधार पढ़े 1991 के बाद, सारे के सारे वैश्वीकरण ही हैं। क्लियर? इसलिए फिर से उसी को पढ़ने की ज़रूरत, आवश्यकता नहीं है। लेकिन इतना जान लीजिए, वैश्वीकरण में गुड्स सर्विस यानी कि वस्तु हुआ, सेवा हुआ, तकनीक हुआ और पूंजी, ठीक है। गुड्स, सर्विसेस,
इसका निर्बाध संचरण, ठीक है, इसमें कोई भी बंदिश नहीं होना चाहिए एक देश के बीच दूसरे। यही होगा आपका वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन का चरम। चाहे वस्तु हो, सर्विस हो, कहीं पर ऐसा नहीं होना चाहिए, टेक्निक हो या कैपिटल हो, कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रशुल्क लग रहा है, बीच में रोका जा रहा है कि मेरा देश से यहाँ पर इतना एक्स्ट्रा लग जाएगा, चुंगी लग जाएगा, है ना, वो सब नहीं। एक चीज़ और इसमें आता है, मानव श्रम। विकसित देश का यहाँ पर देखिए, ये चारों को तो मानते हैं वैश्वीकरण का हिस्सा कि गुड का भी ट्रांसफ़र होना चाहिए, सर्विस का भी होना चाहिए, कैपिटल का होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का होना चाहिए। लेकिन जब मानव श्रम की बात आती है तो इसे वैश्वीकरण का हिस्सा मानने से इनकार कर देते हैं। लेकिन भारत जैसे देशों का कहना है कि नहीं, ये भी वैश्वीकरण का हिस्सा और वास्तव में है, क्यों नहीं है। जब हर चीज़ आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो श्रम क्यों नहीं ट्रांसफ़र कीजिएगा। क्लियर। तो यहाँ पर इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि वो डरते हैं विकासशील देशों से, क्योंकि यहाँ जनसंख्या अधिक है, यहाँ के बहुत सारे लोग वहाँ पर प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, तो वैश्वीकरण में यही पढ़ना था। इसके सकारात्मक नकारात्मक प्रभावों पर चर्चा कर लेंगे, और जब भी सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव पर बात करेंगे हम लोग वैश्वीकरण का, तो निश्चित रूप से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक भी कर सकते हैं, इससे सांस्कृतिक इन कर जाएगा, और राजनीतिक भी, इन सारे पहलुओं पर अलग अलग आपको सकारात्मक और नकारात्मक के संदर्भ में अगर स्टडी कर लेते हैं, अभी तो मैं शॉर्ट में कराऊंगा प्रीलिम्स की दृष्टि से, मुख्य परीक्षा का जब भी पढ़िए तो इसी 4-5 पॉइंट्स के आधार पर सकारात्मक नकारात्मक कर लीजिए। लेकिन ये है कि आर्थिक सुधार से बहुत अलग नहीं है वैश्वीकरण, उसका परिणाम था आर्थिक सुधार का और कारण भी था। ओके, तो फिर चलिए आप लोग नोट्स के साथ क्लासेस को कर लीजिए, फिर मिलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। जो पहला क्लास होगा मॉडर्न हिस्ट्री का, यूरोपियन कंपनी का भारत में आगमन। मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका एक बार फिर से रेनेशा IAS में। चलिए, आर्थिक सुधार और व्यापार, विदेशी संतुलन इत्यादि, विदेशी विनिमय इत्यादि के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो ये अंतिम क्लास है आपके आर्थिक सुधार से संबंधित। ओके, इसके बाद हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में प्रवेश करेंगे, और पहला क्लास जो वहाँ पर होगा यूरोपियन कंपनी का भारत में आगमन। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं आर्थिक सुधार के संदर्भ में। तो इससे मैं समझा ही चुका हूँ, भुगतान संतुलन का नाम पक्ष और जमा पक्ष, इसको थोड़ा सा आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। देखिए, नाम पक्ष में आयात भुगतान, विदेशी ऋण भुगतान होता है, जमा पक्ष में निर्यात से आए, विदेशी ऋणों से प्राप्ति, जो भी प्राप्ति होगा जमा पक्ष में होगा। चलिए अगले पेज, भुगतान संतुलन देखिए, उसके टाइप्स को भी मैंने बता दिया है, और इसमें जो दृश्य वस्तुएं और एक पक्षीय भुगतान, तीन जो आपका आएगा, ये चालू खाते के घाटे को स्पष्ट करेगा, और दीर्घकालीन पूंजी और अल्पकालीन पूंजी, ये जो आएगा ये पूंजी खाते के घाटे को स्पष्ट करेगा। दृश्य वस्तु में आयात निर्यात की जाने वाली जो भी वस्तु है, दृश्य वस्तु में सेवाएं हैं। ओके, इसे मैं समझा ही चुका हूँ। एक पक्षीय भुगतान में उपहारदान है, दीर्घकालीन पूंजी में FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, पोर्टफोलियो निजी निवेश, और विदेशी ऋण वगैरह जो लंबे समय के लिए लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, वो सब आप शामिल करेंगे। अल्पकालीन पूंजी, 1 वर्ष से कम समय के लिए अगर ऋण वगैरह लिया जाता है, दिया जाता है, तो सब अल्पकालीन पूंजी में आएगा। दोनों खाता को मैं अच्छी तरह समझा चुका हूँ। देखिए, चालू खाता में तीनों शामिल है। विश्व के साथ इन वस्तुओं के आयात निर्यात का बैलेंस चालू खाता के घाटा या व्यापार घाटा इसे कहा जाता है, यानी कि जो चालू खाता में घाटा है वही व्यापार घाटा है, वही दृश्य सदृश्य और एक पक्षीय हस्तांतरण व्यापार घाटा में ही शामिल होता है। और जो सुनते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट घाटा, यानी कि भुगतान संतुलन में जो घाटा वगैरह होता है, तो चालू खाते का घाटा और पूंजी खाते का घाटा दोनों को जोड़ करके निकाला जाता है। आर्थिक सुधार के बाद इस पर क्या प्रभाव पड़ा BOP पर, तो पहले भारत से सिर्फ कच्चे माल के निर्यात होते थे, परंतु अब अदृश्य वस्तुएं, सर्विसेज का योगदान इसमें काफ़ी बढ़ा है। इससे भारत को लाभ हुआ है। भारत ने ऋण की जगह निवेश को महत्व देना शुरू कर दिया है। पहले निवेश को आकर्षित करने का कोई प्रयास नहीं होता था, चाहे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हो या पोर्टफोलियो निवेश हो। पोर्टफोलियो निवेश का अर्थ होता है जो शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं विदेशी लोग भारतीय शेयर बाजार में, और FDI का अर्थ होता है यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी कि मान लीजिए इंडस्ट्री वगैरह बना दिए, तो ये सब जो होगा
एफडीआई में जाएगा। शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो निवेश होता है। एफडीआई को इतना सरलता से नहीं निकाला जा सकता है। पोर्टफोलियो निवेश जब उनको संकट लगेगा निवेशकों को, वो तुरंत इसे बाहर निकाल सकते हैं। इसीलिए पोर्टफोलियो निवेश को थोड़ा सा खतरनाक माना जाता है। और एफडीआई का ये सकारात्मक है कि तकनीक और संरचना का निर्माण होता है किसी भी देश में एफडीआई होने से, लेकिन खतरा ही है कि यहाँ पर उनका पूंजी इन्वेस्टमेंट रहता है तो कभी कभी आंतरिक राजनीति एवं आर्थिक क्षेत्रों में एफडीआई करने वाले निवेशकों का प्रभाव भी बढ़ जाता है। देखिए, सर्विस सेक्टर का जो योगदान बढ़ा है भारत के व्यापार में, सॉरी वो व्यापार में नहीं आएगा, पूंजी खाते में, तो नियंत्रण करने में, तो जितने भी घाटा भुगतान क्षेत्र में, भुगतान खाते में जो घाटे की सिचुएशन बनी हुई थी उसे नियंत्रण करने में भारत सरकार को सफलता मिली है। और अंतर्राष्ट्रीय तरलता में अब भारत सशक्त प्रतीत हो रहा है। अब अंतर्राष्ट्रीय तरलता क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय तरलता ही है कि भारत के पास रिजर्व बैंक में कितना विदेशी मुद्रा का कोष जो है संरक्षित है। ठीक है, पहला। दूसरा, सोना कितना हम लोगों ने सुरक्षित रखा है, भारत सरकार के द्वारा रखा गया। यही दोनों को कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय तरलता, क्योंकि ये दोनों खतरे के समय काम देते हैं। आयात निर्यात में इन्हीं का महत्व होता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय तरलता का बहुत बड़ा योगदान होता है। 1991 में भारत के पास देखिए 1 माह का विदेशी मुद्रा, 1 माह नहीं होगा, 1 सप्ताह होगा, वास्तव में गलती से लिखा गया है, सुधार दूंगा इसे। दूसरी ओर भारत कि विदेशी ऋण में पूर्व की अपेक्षा वर्तमान में अगर विदेशी ऋण को देखें, विदेशी मुद्रा भंडार तो बढ़ रहा है, लेकिन ऋण का स्थिति बहुत खराब है, अत्यधिक बढ़ चुका है। ऋण को कंट्रोल में करना होगा और यह कहीं ना कहीं से आर्थिक सुधारों का नकारात्मक प्रभाव है। हाँ, यहाँ पर देख लीजिए आर्थिक सुधार व्यापार पर जो है, तो व्यापारिक नीति 1991 से पूर्व किस तरीके से व्यापार का सिस्टम था भारत का, 91 के बाद तो ये मैं समझा ही चुका हूँ। आयात प्रतिबंध और प्रतिस्थापन को महत्व दिया जाता था और ज़्यादा से ज़्यादा खुद ही उत्पादन करने का प्रयास किया जाता था। इसे पढ़ लीजिएगा, कोई कन्फ्यूजन होगा कमेंट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर दिखाया गया है कि प्रशुल्क दर जो है 100% से 100% तक था, औसत 190%, यानी कि कोई भी बाहर से सामान आता था तो बहुत ज़्यादा दाम बढ़ जाता था देश में। बहुत सारे उत्पाद जो थे कैनेलाइज्ड थे, कैनेलाइज्ड समझा ही चुका हूँ, फेरा और फेमा समझा ही चुका हूँ। मुद्रा का मूल्यन एक मैं नहीं समझा पाया था, इसका अर्थ होता है कि मुद्रा का वैल्यू गिरा लेना डॉलर के अपेक्षा। पहले जो $1 का मान लीजिए 30 रुपया था तो $1 35 कर लेना। तो इससे लाभ क्या होता है, किसी भी गवर्नमेंट को पहले किया करते थे, विश्व के जितने भी विकासशील और गरीब देश थे अब मूल्यन खुद ही कर लेते थे, मुद्रा का वैल्यू घटा लेते थे। इससे इनका सामान जो है सस्ता हो जाता था, निर्यात में वृद्धि होता था, आयात में कमी हो जाता था और इससे भुगतान असंतुलन जो हो जाता था उनके अर्थव्यवस्था में, उसे सुधारने में मदद मिलता था। 1975 में रुपया बास्केट ऑफ करेंसी से जुड़ा। बास्केट ऑफ करेंसी का अर्थ होता है पहले डॉलर ही मानक था, उससे पहले स्वर्ण मानक था। अब विश्व की 5 शक्तिशाली मुद्राएं, जापान हुआ, फ्रांस हुआ, अमेरिका हुआ और जर्मनी, ठीक है, इन और एक आपका ये ब्रिटेन, इनकी जो मुद्रा है, इन देशों की मुद्रा है, उनका एक एवरेज होता है। उन्हीं से बाकी देश की मुद्राओं का स्थिति का तुलना किया जाता है कि उनकी स्थिति कितनी मजबूत है या कमज़ोर है, उसी को कहा जाता है बास्केट ऑफ करेंसी। भारत का रुपया जो है 1975 में जुड़ा बास्केट ऑफ करेंसी से। देखिए, व्यापार वगैरह के क्षेत्र में जो आर्थिक सुधार हुआ उसका क्या प्रभाव हुआ, तो व्यापारिक नीति बना, कैनेलाइज्ड वस्तु से रिलेटेड जो उसको डीकैनेलाइज्ड किया गया, समाप्त किया गया, और आयात पर शुल्क को घटाया गया और निर्यातकों को प्रोत्साहित किया गया। व्यापारिक नीति 2002 में बनी, उसके बाद उससे पहले 2002 से आयात निर्यात नीति से नाम दिया गया। विशेष आर्थिक क्षेत्र हुआ, मात्रात्मक प्रतिबंध हटा दिया गया, WTO का सदस्य बना और WTO का सदस्य बनने के बाद अन्य देशों को मोस्ट फेवर्ड नेशन, सर्वाधिक प्रिय राष्ट्र का दर्जा देना पड़ा, यानी कि सभी के सभी राज्यों को। यहाँ राज्य का अर्थ देश से आपको लगाना है, भारत का स्टेट नहीं। ओके, जो भी WTO के मेंबर्स होते हैं दूसरे WTO के मेंबर्स को सर्वाधिक प्रिय राष्ट्र, मोस्ट फेवर्ड नेशन, MFN का दर्जा देते हैं और किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करते हैं। डिटेल में अलग से टॉपिक है। इसके अलावा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बना। विदेश व्यापार नीति अगर वर्तमान में देखें तो 2015-20 लागू है और यह एक
कुछ माह के लिए पहले 1 साल के लिए वृद्धि हुई थी, फिर कुछ माह के लिए बढ़ा दी गई है। तो 2021 तक देखिए लगभग लागू रहेगा। फिर नया विदेश व्यापार नीति बनाना होगा केंद्र को। विदेशी विनिमय, चालू खाते पर मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता भारत में लागू हो चुके हैं, लेकिन पूंजी खाते पर मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता या रुपया की पूर्ण परिवर्तनीयता पर अंकुश है। IMF ने भी इसे सही नहीं माना है कि आप दूसरे देश में जाकर के परिसंपत्ति ऑन कीजिए, क्लियर, और आराम से चेंज कर लिए, अपने पैसे से खरीदिए भारत में डॉलर से। अब यहाँ पर भारत में सीधे खरीद लेना किसी भी संपत्ति को, तो इससे IMF ने भी सही नहीं माना है और न ही भारत सरकार ने, इसलिए इसकी अनुमति की संभावना बहुत कम है फिलहाल। मैंने चर्चा कर ही दिया था, विदेशी मुद्रा पर 1991 से पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार का पूरा नियंत्रण होता था और फेरा एक्ट लागू था 1973 से। उसी को फेमा में बदल दिया गया 2000 में। इसके डिफरेंस को मैंने बता दिया है, यहाँ पर बस रीडिंग कर लेना है कि दंड किस तरीके से चेंज हुआ या फिर आने जाने के दौरान कितना राशि दिया जा सकता था। तो यही सब जो मैंने समझाया है उसी को लिखा गया है, इसे आप रीड कर लेंगे। अब आइए अगला टॉपिक, वैश्वीकरण। देखिए आर्थिक सुधार वैश्वीकरण से जुड़ा हुआ है, मैं अभी जस्ट मैंने समझाया है वीडियो में। तो यहाँ पर बहुत कुछ नहीं बचता है प्रीलिम्स के लिए, वही सब फिर घुमा फिरा करके डबल पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। तो इसका अर्थ मैंने पहले बता दिया है, डेफिनेशन बता दिया है, और 1991 के बाद LPG अपनाया, किन परिस्थितियों में अपनाया ये पहले ही मैं दे चुका हूँ। वैश्वीकरण के संकुचित रूप में किस तरीके से मानव श्रम को स्वीकार नहीं करते हैं विकसित देश, और उसके बाद सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों को मैंने लिख दिया है। सिंपल है, आप लोग रीड कर लीजिएगा, बाकी मुख्य परीक्षा में डिटेल पढ़ना है। कहीं कोई दिक्कत आएगा आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सकारात्मक प्रभाव है और साथ में नकारात्मक प्रभाव, ये सब सामान्य है, आप लोग समझते ही हैं, कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। यहाँ से प्रश्न कुछ रह सकते थे, इसलिए मैंने इनपुट कर दिया है। कुछ और नकारात्मक प्रभाव हैं, देख लीजिए उसको, और इसका डिटेल्स जो होगा अब मेंस के क्लासेस में होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल की मेंबरशिप भी प्राप्त करें, उससे कई एक्स्ट्रा लाभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।